नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौत्वी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी स्पंदन मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी स्पंदन। सौम्य और निशा 10वीं कक्षा तक साथ साथ पढ़े थे। उसके बाद सौम्य के पिता का ट्रांसफर हैदराबाद हो गया और बस वो बचपन का प्यारा सा परिचय यादों के समुद्र में मोती की तरह खो गया। सौम्य हैदराबाद में ही इंजीनियरिंग कर आईटी कंपनी में अपनी मेहनत से 2 साल में ही मैनेजर के पद पर पदोन्नत हो गया था। आज ही उसे एचआर सेक्शन से लेटर मिला था कि नई भर्तियों में से 4 फ्रेश रिक्रूट उसके ग्रुप में ट्रेनी की तरह ज्वाइन कर रहे हैं। इन 4 में एक नाम परिचित सा लगा, निशा बडोले। सौम्य को अचानक अपने बचपन की दोस्त की याद आई, मगर ये नाम इतना सामान्य सा था कि किसी का भी हो सकता है। सौम्य ने खुद को समझाना चाहा, मगर बडोले ये सरनेम भी वही है। बस ये सोचकर उसको थोड़ी सी उम्मीद भी जग गई। कल जब वो लोग आएंगे तब देखता हूँ कौन है ये निशा बडोले। बस यही ख्याल कर सौम्य ने एचआर सेक्शन से मिले पत्र को फाइल कर दिया। अपने पूरे ग्रुप को आज की टास्क ब्रीफ करने के लिए सौम्य ने थोड़ा देरी का समय दिया। अपनी जिज्ञासा के चलते उसने पहली मीटिंग फ्रेश बैच से ही रखी है। कुछ मन अधीर था सौम्य का। उसे न जाने क्यों मन ही मन आज कुछ विशेष खुशी की आशा थी। आज तक जो भी दोस्त उससे छूटा वो कभी किसी मोड़ पर दोबारा नहीं मिला। ये सोचकर कभी कभी उसका मन मायूस भी होता था और इसलिए अपने मन की खुशी पर ज्यादा यकीन होता भी नहीं था। उसके ऑफिस में एक एक कर 4 नए चेहरों ने प्रवेश किया। सौम्य ने जैसे ही निशा को देखा, उसने खुशी से उछलते हुए कुर्सी से उठकर हाथ मिलाया। ये उसके बचपन की दोस्त निशा बडोले ही थी। सबसे प्रारंभिक परिचय और कंपनी की प्रस्तावित नीतियों और पैकेज की बात कर एक असिस्टेंट को बुलाकर बाकी तीनों का वर्क प्लेस पर भिजवा दिया। इशारे से नेहा को वहीं बैठने को कहा। नेहा काफी सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व और बोल्ड पर्सनालिटी के साथ ही सुडौल और सुंदर लग रही थी। सौम्य को मानो अपनी पुरानी दोस्त में नया साथी मिल गया हो। निशा भी मन ही मन सौम्य को सामने देखकर खूब खुश थी और चकित भी। दोनों ने अकेले बैठकर पुरानी यादों के सहारे अपने नए रिश्ते में खूब मिठास घोली। दोनों ने अंकल आंटी परिवार के बाकी लोगों के बारे में खूब बातें की। लंच का टाइम कब हो गया दोनों को पता ही न चला। सौम्य ने साथ ही लंच करने का प्रस्ताव देकर निशा के साथ चलने को कहा तो निशा ने बिना एक पल गंवाए हाँ कर दी। लंच पर भी दोनों ने खूब बातें की और पुरानी यादों के साथ खूब एक दूसरे की खिंचाई कर हसीन यादों के हर पल को फिर से जिंदा किया। शाम को निशा को नियमानुसार कंपनी द्वारा दिए गए हॉस्टल में ही रहना था। सौम्य चाहकर भी उसे घर के लिए नहीं कह सकता था। हफ्ते में सिर्फ संडे को ही हॉस्टल से बाहर जाने की इजाजत थी, वो भी लोकल गार्जियन के कहने पर। इसी हफ्ते में निशा को अपना लोकल गार्जियन भी कंपनी के ऑफिस में बताना था, जिसके लिए निशा के पिता ने अपने एक दोस्त को कह दिया था। निशा ने शाम को ही अपने डैडी को सौम्य से हुई मुलाकात के बारे में बताया तो निशा के पिता भी खुश थे कि चलो निशा को इतने दूर शहर में भी अपने घर जैसा ही माहौल मिल गया। निशा के पिता ने सौम्य का नंबर लेकर बात की और निशा से पूछकर सौम्य के पिता को ही निशा का लोकल गार्जियन लिखवा दिया। निशा और सौम्य दोनों अपने बचपन के प्यार को पाकर खूब खुश थे। दोनों की यादें बचपन की थीं, मगर उमंग जवानी की। दोनों दिन भर किसी न किसी काम से मिलते रहते। दिन भर नए नए सॉफ्टवेयर पर चर्चा करते हुए आंखों ही आंखों से शरारत भी हो जाती। बचपन की यादों के बीच से अब रोज की मुलाकात के खाद पानी से धीरे धीरे प्यार का पौधा पनपने लगा। दोनों समझदार थे, पढ़े लिखे थे, एक दूसरे को जानते भी थे और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अब तो समझने भी लगे थे। कुछ दिन बाद सौम्य ने निशा को छुट्टी के दिन पिक्चर देखने के लिए चलने को कहा और जो हॉस्टल से परमिशन की समस्या थी वो खुद सौम्य के पापा ही ने दिलवा दी। वो बात अलग है कि निशा ने सौम्य के पापा को सहेली के साथ जाने का बहाना बनाया था
तो सौम्य ऑफिस में अतिरिक्त काम का बहाना बनाकर निशा के साथ पिक्चर देखने निकला था। पिक्चर हॉल में आसपास की कुर्सी पर बैठे दोनों के हाथों की उंगलियां धीरे धीरे एक दूसरे को ढूंढने लगी। उंगलियों से मिलते टकराते एक दूसरे के हाथ अब धीरे धीरे शरीर पर भी यदा कदा मंडराने लगे थे। पिक्चर के बाद दोनों ने एक साथ लंच लिया और बाइक पर घूमने निकल गए। काफी दिन गुजर चुके थे। रोज रोज एक दूसरे का साथ अब रिश्ते का नाम ढूंढने को आतुर था। सौम्या ने मौका देखकर अपने घर पर भी इशारा कर दिया था वो निशा से ही शादी करेगा, जिसे सौम्या के मम्मी पापा ने भी तत्काल मान लिया। इधर निशा ने भी अपनी मम्मी को इशारों इशारों में हैदराबाद बुला भेजा, जहां दोनों परिवार एक बार फिर से मिले और सदा के लिए रिश्तों में बंधने को भी खुशी खुशी तैयार हो गए। अगले दिन सौम्या ने इस खुशी का सेलिब्रेट करने के लिए निशा को लंच के लिए बड़ी रोमांटिक जगह पर बुलाया, जहां दोनों एक बार फिर आराम से लंच पर एक दूसरे के साथ अच्छा समय गुजार सके। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। दोनों ने साथ खाना खाया और अपनी पसंद की पिक्चर देखने का प्लान बनाकर कार की तरफ चल बढ़ चले। कार धूप में खड़ी खड़ी अंदर से काफी गर्म हो गई थी। दोनों ने गाड़ी में बैठते ही एसी चालू किया और गाड़ी के ठंडा होने का इंतजार करने लगे। गाड़ी ठंडी हुई तब तक दोनों का मन बेचैन हो उठा। सौम्या ने आंखों ही आंखों में निशा से इजाजत चाही और वो मिल भी गई। फिर उस धूप भरी दोपहर में कब सूरज शर्म से लाल हुआ, दोनों को पता ही नहीं चला। रास्ते भर दोनों एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे थे, मगर सुख ऐसा कि मन ही मन दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए तड़पने लगे। इधर शादी की तैयारियां शुरू हुई तो उधर सौम्या और निशा किसी न किसी मित्र के घर अकेले में मिल ही जाते। शादी का मुहूर्त 2 महीने बाद का निकला है। निशा ने बताया तो सौम्या ने शरारत भरे अंदाज में कहा, हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो हो ना मेरे पास। और फिर सौम्या ने एक बार फिर निशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। कसमसाती निशा ने भी सौम्या की बाहों में खुद को हर बार की तरह समाहित कर लिया। शादी के दिन नजदीक आते जा रहे थे। खरीदारी जोरों पर थी। ऑफिस के बाद दोनों एक साथ बाजार जाते और एक दूसरे की पसंद से ही एक दूसरे के लिए सामान खरीदते। इसी खरीदारी से सौम्या ने निशा के लिए सुहाग रात का जोड़ा, पैरों की पायल से लेकर माथे की सोने की टिकड़ा तक खुद पसंद करवाया। उसी तरह निशा ने भी सौम्य के लिए पैरों की जूतियों से लेकर हाथ घड़ी और गले में सुहागरात के दिन कुर्ते के साथ पहनने वाला दुपट्टा तक खुद ही खरीद कर एक दूसरे को पहन कर दिखाया। दोनों ने निश्चित किया कि सुहागरात एकदम फिल्मी अंदाज में मनाएंगे। निशा दुल्हन बनकर घूंघट में बैठेगी और सौम्य महकते हुए कमरे में हीरो की तरह एंट्री लेगा। अपनी मर्जी का प्लान सोचकर दोनों खुश थे। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा दोनों ने चाहा था। शादी का दिन आया। पूरा दिन रस्मों रिवाज में निकल गया। दोनों बुरी तरह थक चुके थे। जो सुहागरात के लिए सोच रखा था वो समय भी आ पहुंचा था। उसके लिए दोनों का ही मन बेताब था। धीरे धीरे रात हुई। निशा ने पूरी तैयारी कर ली। गुलाल जोड़े में दुल्हन बन घूंघट निकाल घुटनों में सिर छुपाए बैठ गई। सौम्य भी पहले से ही डिजाइन की हुई निशा की पसंद की शेरवानी में दूल्हा बन कमरे में धीरे से घुसा। आहट सुन निशा ने भी मुंह धीरे से उठाकर देखा तो पाया वो ही जाना पहचाना अपना पुराना दोस्त खड़ा था, जिसकी पूरी ड्रेस भी खुद निशा ने ही सिलेक्ट की थी। निशा को सौम्य को देखकर कुछ भी नया सा नहीं लगा। निशा का दिल भी स्वाभाविक रूप से धड़क रहा था। सौम्य की नजदीकी से उसे वो घबराहट भी महसूस नहीं हो रही थी जिसके बारे में उसने सुन रखा था। सौम्य ने धीरे से निशा के पैरों में बंधी पायल को छुआ, मगर ये स्पर्श दोनों के लिए ही कुछ नया नहीं था। निशा और सौम्य ने जो मिलकर प्लान बनाया था वो दिलों की धड़कनों से मैच नहीं हो रहा था। निशा को सौम्य के स्पर्श में कुछ भी रोमांचक नहीं लगा। सौम्य की नजरें धीरे धीरे ऊपर उठकर दुल्हन निशा में कुछ अलग देखना चाह रही थी। उसे दुल्हन के रूप में वही पुरानी निशा ही दिख रही थी। निशा के घूंघट में सौम्य ने कुछ झांका जरूर, मगर घूंघट के पीछे छुपा वो परिचित चेहरा
और निशा के माथे पर टिकी वो सोने की टिकली जो सौम्य ने ही पसंद किया था, खुद एक नए माहौल में भी दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से परिचित सा ही महसूस कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को अनजान महसूस कर जिस सुहागरात की तैयारी की थी, वो सब कुछ होते हुए भी दोनों के बीच वही जानी पहचानी प्यार की खुमारी और वो जाने पहचाने अतरंग पल थे, जिनके गुजर जाने पर दोनों ने महसूस किया कि उनकी सुहागरात में एक चीज की कमी थी, जो उनके जीवन में बिना बताए ही आकर कभी की जा चुकी थी। उन दोनों के बीच जो कमी साफ महसूस हो रही थी, वो था पहले स्पर्श का स्पंदन। आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौत्वी द्वारा लिखित कहानी स्पंदन। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayarzu@gmail.com पर।